दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं इस समय देश की राजनीति में विभिन्न तरह के मुद्दों ने अपनी जगह बना रखी है। जहां सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी तमाम तरह के आरोप सत्ता पक्ष के सांसद ने लगा दिए हैं। निशिकांत दुबे का बड़ा स्पष्ट जो उन्होंने स्टेटमेंट आया उससे एक नया विवाद ने जन्म ले लिया। साथ ही पूर्व चुनाव आयुक्त को लेकर भी उन्होंने बातें कही हैं। और वहीं राहुल गांधी ने अमेरिका में की यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जो टिप्पणी की, वह भी राजनीति यहाँ पे उसने हलचल मचा दी है। लगातार आरोप प्रत्यारोप के नया दौर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में शुरू हो गया है। साथ ही जिस तरह की नफरत की राजनीति देश के अंदर लगातार अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, उससे आम आदमी की रोटी, कपड़ा और मकान के मूलभूत मुद्दे हैं। क्या वे पीछे रह गए हैं? क्या वे नेपथ्य में चले गए हैं? तो आखिरकार देश की राजनीति की दिशा और दशा किधर जा रही है? क्या आम आदमी के मुद्दे जानबूझकर राजनीतिक जो लोग हैं, वे जानबूझकर नेपथ्य में डाले उन मुद्दों को, और बिना बात के जो मुद्दे हैं, बिना वजह के जो मुद्दे हैं, वह उन्हें प्राथमिकता में रख रहे हैं। सत्ता पक्ष के सांसद ही सुप्रीम कोर्ट की जो निष्पक्षता है या उनकी जो एक छवि है देश के अंदर, क्योंकि किसी भी तरह के मुद्दे हों, न्यायालय की तरफ आदमी बड़ी उम्मीदों से देखता है। जब न्यायालय जो भी फैसला करता है, उसे उसके पक्ष में हो या उसके विपक्ष में हो, वह उसे स्वीकार करता है। तो ये कहीं न कहीं सम्मान होता है न्यायालय के प्रति कि वह जो भी निर्णय ले रहा है, वह उसका सम्मान है, चाहे मैं सहमत हूँ उससे या ना हूँ। तो ऐसे में जिस तरह के आरोप लगाए गए, जिस तरह की बातें कही गई, वह कितनी उचित है? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। मैं सुनील शुक्ला जी जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। जो वर्तमान का जो दौर है राजनीति का, वह किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि तमाम तरह की बातें ऐसी कही जा रही हैं, जो अगर हम देखें आम आदमी से जुड़े मुद्दे तो नेपथ्य में आते दिखाई देते हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष के द्वारा जो निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने जितनी गंभीर बातें सुप्रीम कोर्ट को लेकर, उसने तो वास्तव में एक बड़ा एक मतलब विवाद को जन्म दिया कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है, उसको जिस तरह ठेस पहुँचाई गई एक इतने बड़े नेता के द्वारा, वह कहाँ तक उचित है? और क्या लगता है आपको, इस तरह के विवाद जानबूझ के पैदा किए जाते हैं, जिससे कि जो मूलभूत मुद्दे हैं, वह पीछे चले जाएँ, उन पे कोई बहस ना हो, उन पे कोई चर्चा ना हो, उन पे जवाबदेही ना ठहराई जा सके सरकार की किसी की? क्या लगता है? धन्यवाद प्रशांत जी। जो अभी हाल के बयान सामने आए हैं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे जी के द्वारा जो दिए गए हैं, या उपराष्ट्रपति जी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की गई है, या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के द्वारा जो बातें कही गई हैं सर्वोच्च न्यायालय को लेकर के, या इनका स्वागत नहीं किया जा सकता, इनका विरोध होना चाहिए। यह संवैधानिक संस्थाओं पे हमला है। संविधान के प्रति एक तरह की अनास्था है। आप सर्वोच्च न्यायालय को जो अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से असहमत होने पर सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय पर टिप्पणी की जाए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी की जाए, यह कहीं से भी उचित नहीं है। सरकारों को, खासतौर से संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को और जनप्रतिनिधियों को यह हमेशा ये सोचना चाहिए कि उनके वक्तव्यों का सार्वजनिक रूप से असर क्या पड़ेगा, लोग उनसे किस तरह से प्रभावित होंगे, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों के मन में किस तरह के भाव बनेंगे, किस तरह के विमर्श पैदा होंगे। वो लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन बयानों से, अपने सांसद खासतौर से दिनेश शर्मा और निशिकांत जी के बयानों से एक दूरी भले बना ली हो, लेकिन उनके खिलाफ या उन बयानों को लेकर के कोई कार्रवाई करती हुई नजर आवे, ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। अपने सांसदों को भले उन्होंने उनके बयानों का समर्थन नहीं किया, खासतौर से सर्वोच्च न्यायालय को लेकर के, और संबंधित सांसदों के निजी बयान कह करके उन्होंने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन उन्होंने अपने सांसदों से इस तरह के बयान न देने की भी अपील नहीं की। और उनके इन बयानों से अपनी दूरी बना लेने मात्र से असर क्या पड़ा कि निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया था सर्वोच्च न्यायालय को लेकर के, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिक्रिया आने के बाद उन्होंने पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ऊपर एक तरह की टिप्पणी कर दी
एक ऐसी टिप्पणी जो कहीं से भी उचित नहीं लगती। और ये भी लगता है कि ये बयान केवल चर्चा में बने रहने के लिए दिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर जो आरोप आप लगा रहे हैं उन आरोपों की जांच के लिए या उन आरोपों से उपजे हुए समस्याओं के समाधान के लिए भी कोई कार्रवाई करते हुए आपको नजर नहीं आता। अगर अगर निशिकांत दुबे जी का आरोप है कि डॉक्टर एस वाई कुरैशी के दौर में बांग्लादेश के घुसपैठियों को बनाया गया, मतदाता सूची में उनका नाम डाला गया, तो उन मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने के लिए भी तो कोई मांग करनी चाहिए निशिकांत जी को, अगर आप उस विषय पे गंभीर हैं। और निर्वाचन आयोग को भी इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि जो जिस तरह के बयान दिए गए हैं, जो आरोप लगाया गया है निर्वाचन आयोग के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयोग पर, वो कितना सही है कितना गलत है, और अगर वो गलत है तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और अगर आरोप सही है तो उस आरोप से मुक्त होने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ। तो गोया कि आरोप कोई ऐसा नहीं था कि आप तथ्यों के अनुकूल दे रहे हैं या किसी कमी को दूर करने के लिए आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। ये कोई ना कोई इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है, और अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत संवैधानिक संस्थाओं पर किए गए हमले देश को या समाज को मजबूत नहीं बनाते। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है और इसको रोका जाना चाहिए। निश्चित रूप से जो आपने बात कही कि लोगों के जीवन से जो जुड़े हुए सवाल हैं उन पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों पर चर्चा करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो फिर आपको इस तरह के बयान देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर तो आप अपने कामों पर ध्यान देंगे, अपने उन कमियों पर ध्यान देंगे जिनके कारण से लोगों के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो छूटे जा रहे हैं। आप बेरोजगारी की बात करेंगे, आप मूल्य वृद्धि रोकने की बात करेंगे, आप बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे, आप किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत देने की बात करेंगे, सामाजिक सुरक्षा की बात करेंगे, बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे, बेहतर शोध की बात करेंगे। ये तमाम ऐसे विषय हैं जो अब नितांत आवश्यक है। लेकिन जब आप इन समस्याओं का समाधान आपको नहीं करना होता या आपका एक नए तरह का पॉलिटिकल एजेंडा होता है, तब इस तरह के बयान देते हैं। तो यह बयान निश्चित रूप से न केवल संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करते हैं, लोगों के भाव संवैधानिक संस्थाओं के प्रति बहुत मजबूत नहीं करते, बहुत अच्छी धारणा नहीं बनाते, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों परंपराओं को कमजोर करते हैं और लोगों के जो जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं उनकी अनदेखी करते हैं। जी जी जी, जैसा आपने कहा कि जीवन के जो मतलब जो अनदेखी जिस तरह से मूलभूत मुद्दों की हो रही है, तो ऐसे में सवाल यही आता है कि जो राजनेता हैं हमारे, और जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व केवल जैसे जेपी नड्डा जी ने दुबे साहब के बयान पर कह दिया कि हमारा बयान का व्यक्तिगत बयान है, तो केवल इतनी से इतिश्री हो जाती है राजनीतिक दलों के नेतृत्व की? क्या उन्हें ज्यादा गंभीरता से, ज्यादा जिम्मेदारी से इन सब जो ऐसे नेता हैं जिनके बिगड़े बोल हमेशा रहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें कहते रहते हैं, तो समाज में एक अलग तरह का एक माहौल बनाते हैं? और हम देखते हैं उसके बाद जो ट्रोल आर्मी है, जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से बातें कही जा रही हैं, वो भी क्योंकि इन सब चीज़ों अंग है एक तरह से कि राजनीतिक दलों को जो अनुयायी होते हैं, जो उनके समर्थक होते हैं, वो इसको और बढ़ाते हैं सोशल मीडिया के मंचों पर। तो ऐसे में शीर्ष लीडरशिप जो होती है पार्टी की, क्या उन्हें ज़्यादा गंभीरता से, ज़्यादा ज़िम्मेदारी से नेताओं की जुबान पर लगाम लगानी चाहिए, तो कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया देनी चाहिए, या केवल खाना-पूर्ति का माने पूरे इस विषय को? नेतृत्व के द्वारा जो कहा जाता है कि हमारा बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत मामला। नहीं, बिल्कुल राजनीतिक दलों को इस तरह के बयानबाजी से दूर रहना चाहिए। राजनीतिक जनमत तैयार करने में राजनीतिक दलों की बड़ी भूमिका होती है। अगर आप इस तरह की धारणा लोगों में बनाना चाहते हैं कि हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो हमारी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आम लोगों के मन में एक सम्मान का भाव होना चाहिए, एक आदर का भाव होना चाहिए, तो यह इस तरह के भाव, जन चेतना जागृत करने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है। अगर राजनीतिक दल अपने सदस्यों को इस तरह के बयान, जो गैर जिम्मेदाराना बयान है, कहीं से भी इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही
संस्थाओं को कमजोर करने की तरफ इशारा करने वाले बयान हैं। इससे तो राजनीतिक दलों को अपने सदस्यों को रोकना ही चाहिए, बल्कि जो इस तरह का बयान दे रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि आम लोगों में इस तरह का संदेश जाए कि जो बयान दिया गया है वो बयान स्वीकार करने लायक नहीं है। आप केवल यह कह देने मात्र से कि हमारे सदस्य के द्वारा दिया गया बयान उनका निजी बयान है, इससे काम नहीं चलता। ये केवल लिपप होती है। आप यह प्रयास करते हुए नहीं दिखता है और राजनीतिक दल नहीं दिखाई पड़ता कि उसके नेता आप भविष्य में इस तरह के बयान न दें। अगर भारतीय जनता पार्टी निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा जी के बयानों के प्रति इतनी गंभीर होती, ये बयान आपत्तिजनक है, तो वह उनके खिलाफ कार्रवाई करती। अगर जब आप कार्रवाई कर रहे होते हैं तो न केवल अपने सदस्यों को आप चेतावनी दे रहे होते हैं, बल्कि समाज में भी आप एक संदेश देते हैं कि इस तरह के वक्तव्यों से दूर रहने की आवश्यकता। आम आदमी उससे प्रभावित न हो, उसको गंभीरता से न ले, उसका विरोध करे और अपने सदस्यों को भी चेतावनी देते हैं आपकी भविष्य में कोई इस तरह का बयान नहीं देगा। तो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है अपने 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 सदस्यों में, अपने कार्यकर्ताओं में, अपने संगठन के बीच में। अगर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता संवैधानिक संस्थाओं के प्रति गंभीर नहीं होंगे तो कौन होगा? आखिर जन चेतना कैसे निर्मित होगी? क्या जन चेतना के लिए राजनीतिक दलों की भूमिका से कोई इनकार कर सकता? तो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और राजनीतिक दलों के माध्यम से सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं उन पर गंभीर प्रतिक्रिया दें, उसका विरोध होना चाहिए, व्यापक तरीके से विरोध होना चाहिए। बल्कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जो बयान दिया गया है, मेरा अपना मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय को भी इस तरह के बयानों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। आप याद कीजिए कि इस तरह के बयान सर्वोच्च न्यायालय को लेकर के और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लेकर के पिछले वर्षों में एक बयान दिया था प्रशांत भूषण। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया, उनको सजा दिया, उनके ऊपर ₹1,000 का जुर्माना, सही जुर्माना तो लगाया, उसकी निंदा तो की। तो आप ऐसे किससे क्यों आप इस तरह का बयान दे सकते हैं और क्यों देंगे? और इस तरह के बयानों की अनदेखी क्यों की जानी चाहिए? उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो राजनीतिक दलों को और सिविल सोसाइटी को इस तरह के बयानों को, इस तरह के वक्तव्यों को गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अन्यथा कल एक व्यक्ति ने कहा, आज एक व्यक्ति ने राजनीतिक, अच्छा इसमें केवल राजनीतिक ही जुड़े हुए, आपका पॉलिटिकल एजेंडा जुड़ा हुआ है। राजनीतिक दल संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके अगर अपने राजनीतिक एजेंडे को पाना चाहते हैं तो यह तो देश हित में नहीं है, कहीं से भी नहीं हो सकता। जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। अच्छा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी हम बात कर रहे हैं, देश की जो उसकी जो गरिमा है, उसका जो एक विश्वसनीयता है, हर आदमी उस पर विश्वास करता है, चाहे वो न्यायालय किसी भी स्तर का हो, चाहे लोअर डिवीजन के न्यायालय हैं या डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो कहीं ना कहीं विश्वास तो होता ही है। चाहे मतलब जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मेरे किसी के पक्ष में निर्णय आए या उससे सहमत हो या ना हो, उसके बाद भी उसका सम्मान होता है जो भी वो फैसला करता है। ऐसे में शीर्ष स्तर पर जिस तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं, विभिन्न से टिप्पणी की जा रही है, और जैसे वक्फ बोर्ड का इस समय ताजा मसला है, ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव में लेने की पूरी क्रिया है, पूरी प्रक्रिया के तहत ही सब तरह की स्पीची जो भाषण है दिए जा रहे हैं। ऐसे में मतलब सवाल वही आता है कि उच्चतम न्यायालय की गरिमा को जिस तरह से शीर्ष स्तर पर ही ठेस पहुंचाई जा रही है, इस स्तर के लोगों के द्वारा ठेस पहुंचाई जा रही है, उसके जो समाज में संदेश जाते हैं, उसका क्या प्रभाव समाज में पड़ता है, और जो हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो तैयार हो रही है देश की भविष्य की निर्माण के लिए, जो पीढ़ी तैयार हो रही है, उसके मन मस्तिष्क पर इस तरह के बयानबाजी का क्या प्रभाव पड़ता है? आप किस तरह से इसको देख पाते हैं? नहीं, इस तरह के बयानबाजियों का खराब असर पड़ता है। संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों के मन में जो सम्मान बढ़ना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसमें कमी आती है। ये लगता है कि कोई इस तरह का बयान दे सकता है। अगर आप चुना हुआ सांसद सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर सकता है, उपराष्ट्रपति को इस तरह की बात कर सकते हैं, कोई कर सकता है। जो हमारे देश की व्यवस्था, क्या हमारे देश में संविधान महत्वपूर्ण है, न तो संसद सर्वोच्च है, न कार्यपालिका सर्वोच्च है, न सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है।
संविधान सर्वोच्च, सबको संविधान के तहत काम करना है और संविधान में ही इन तीनों संस्थाओं की परिकल्पना की गई। संसद का गठन संविधान कैसे होगा, इसकी इसकी व्यवस्था संविधान में की गई है। सर्वोच्च न्यायालय कैसे कार्य करेगा, इसकी व्यवस्था संविधान में की गई है। राष्ट्रपति का दर्जा क्या होगा, इसकी व्यवस्था संविधान में की गई। क्या संविधान जो बात कही जा रही है, उपराष्ट्रपति महोदय ने जो कहा है कि संसद सर्वोच्च है, किस बात के लिए सर्वोच्च है? क्या संविधान को बदल देगी वो? ये तो बात लिखी गई है कि जो संविधान का मूल ढांचा है उससे अब अलग कोई नहीं जा सकता। तो कैसे हो जाएगा फिर संसद कैसे सर्वोच्च हो गई? संसद का काम कानून बनाना है, बिल्कुल, इसमें से कोई इनकार नहीं कर सकता और संसद कानून बना भी रही है। लेकिन जो कानून बनाए जा रहे हैं वो संविधान के दायरे में है कि नहीं, संवैधानिक रूप से सही है या नहीं, जो कानून बनाते समय जिन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए उनका ध्यान रखा गया है कि नहीं, संविधान के द्वारा निर्धारित जो मापदंड है उन पे संसद द्वारा पारित कानून खरे उतरते हैं कि नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? अब बहुमत के बल पर जो चाहे सो कर लेंगे, इसकी इजाजत तो हमारा संविधान नहीं देता। हमारा संविधान कहता है कि आप संसद देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। तो फिर कैसे संसद महत्वपूर्ण हो गई? इस बात की मनाही है कि जो मूल ढांचा है संविधान का, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान महत्वपूर्ण है। ये इस तरह की बात करना कि संसद महत्वपूर्ण, बिल्कुल संसद महत्वपूर्ण है, लेकिन संसद अपने दायरे में महत्वपूर्ण है। जो उसका कार्य क्षेत्र है, उसका काम कानून बनाना है और कानून भी जन भावनाओं के अनुकूल बनाना है। अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि उन कानूनों का जो संसद द्वारा पारित कानून है उनको लागू करे, और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि अगर आवश्यकता पड़े तो जो पारित कानून है उनकी न्यायिक व्याख्या करे, और अगर संवैधानिक मापदंडों के अनुकूल नहीं है तो उस पर निर्णय दे। संसद को अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है जिसके बात 142 धारा की जाती है, उसमें उसको अधिकार प्राप्त है हस्तक्षेप करने का। तो अब जो अधिकार उसको दिया गया है संविधान के द्वारा, उसको कैसे छीन लेंगे आप? और अगर संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई कर रहा है, तो उसको आप सर्वोच्च न्यायालय पे हमला कैसे करेंगे? ये तो एक अलग माने कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। इस तरह के बयानों से लोगों के मन में एक संवैधानिक संस्थाओं के प्रति बहुत अच्छे भाव नहीं बनते। इनसे बचना चाहिए। खासतौर से संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लोग उनको बड़ी आशा भरी निगाहों से देखते हैं, उनके प्रति उनके मन में एक भाव होता है, उनका अनुकरण करते हैं। और अगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, जिम्मेदार लोग इस तरह के बयान देंगे तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। इस तरह के बयानों से एक माहौल खराब होता है, या संस्थाएं मजबूत नहीं होती, संस्थाओं के प्रति जन धारणाएं मजबूत नहीं होती है, और संस्थाओं को लोगों के बीच में संदेह के घेरे में ला करके आप एक बेहतर समाज नहीं बनाते। अगर देश के नागरिकों का देश की संस्थाओं के बारे में एक मजबूत धारणा नहीं होगी तो आप एक मजबूत समाज नहीं बना सकते। संस्थाओं को अपने पूरी आजादी के साथ काम करने का अधिकार होना चाहिए। जो उनके काम आलोचना का, हर व्यक्ति संस्था का कार्य आलोचना का केंद्र में आ सकती है, लेकिन आप उसकी आलोचना उसके आधार के लिए करेंगे ना। अगर सर्वोच्च न्यायालय की आपको आलोचना करनी है तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उसकी कानूनी व्याख्या कर सकते हैं, इसमें क्या गलती है क्या सही है। लेकिन सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय पे हमला करने लगे, ये तो तर्कसंगत नहीं है। आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नीयत पर टिप्पणी करने लगे, ये तर्कसंगत नहीं है। आप संविधान संसद के द्वारा पारित जो कानून है उसकी आप व्याख्या कर सकते हैं, उस पर राजनीतिक टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन आप नियत पे बात उठाने लगे, ये तो उचित नहीं होगा। संसद की नियत थोड़ा खराब होती है। तो संस्थाओं को जो दर्जा संविधान में दिया गया है उसका आदर करना पड़ेगा।
अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतर समाज बनाया जाए, एक बेहतर हमारी संस्थाएं मजबूत हो, संस्थाओं को मजबूत करके ही आप समाज को मजबूत कर सकते हैं। संस्थाओं को मजबूत करके ही लोगों के मन में आप सुरक्षा का भाव पैदा कर सकते हैं। संस्थाओं को मजबूत करके ही लोगों के सपने आप पूरे कर सकते हैं। संस्थाएं ही काम करती हैं और संस्थाओं के मजबूत होने से एक बेहतर परिवेश बनता है। ऐसे में ये जिम्मेदारी बनती है कि संस्थाओं को लेकर के लोगों के मन में किसी तरह का शक शुबहा न पैदा हो, इसकी एक जन चेतना बनाने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों के ऊपर और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की व्यक्ति। कुछ भी बोल देने की आजादी किसी को नहीं है और आलोचना से परे कोई नहीं है। अगर अगर जो बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जी, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समय सीमा के अंतर्गत आप निर्णय लीजिए। क्या निर्णय लीजिए तो नहीं कर रहे हो, और समय सीमा से निर्णय लेने की बात करना संविधान के अनुकूल क्यों नहीं है? आप किसी विषय को भी लंबे समय तक या अनिश्चित काल के लिए कैसे क्यों टाल सकते हैं? क्या ये जनहित में है? और अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप जो जो आदेश दिया गया उस पर टिप्पणी कीजिए कि वह आदेश कानून सम्मत है या नहीं। आप फिर कैसे अब संविधान के दायरे में है कि नहीं ये, और जो कहा गया है उसमें वह गुणात्मक रूप से कितना तार्किक है। यह कहना किसी के लिए, राष्ट्रपति के लिए कहना कि आप एक निश्चित समय के भीतर निर्णय ली, क्या बुराई है इसमें? क्यों गैर कानूनी है ये? एक राज्यपाल को कहना कि आप निश्चित समय सीमा के अंतर्गत निर्णय लिए, क्यों, कैसे गलत हो गया? एक राज्यपाल के ऊपर जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने उनके कामकाज को गैर कानूनी, अवैध, गैर संवैधानिक कहा है, उस पर तो सरकार कुछ बोल नहीं रही है, उस पर उपराष्ट्रपति जी कुछ बोल नहीं रहे कि जिस राज्यपाल के कामकाज के तौर तरीके को कोई अवैध कर दिया गया हो, उस पर कोई उसका संज्ञान नहीं लेते। ये सामान्य टिप्पणी है, और सर्वोच्च न्यायालय जो कह रहा है उसको आप सर्वोच्च न्यायालय पे हमलावर हो जा रहे हैं। तो एक कहीं से भी उचित नहीं है और इसकी आलोचना की जानी चाहिए, इसका विरोध किया जाना चाहिए। जी जी, जी, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह की टिप्पणियाँ कही जा रही हैं, वह किसी भी तरह से उचित नहीं है। अच्छा हम एक बात और देख रहे हैं समाज के अंदर, जिस तरह की नफ़रत की राजनीति को लगातार बोया जा रहा है, लगातार परोसा जा रहा है और पोषित किया जा रहा है। उसने एक अलग तरह की जो राजनीतिक कड़वाहट है, समाज के अंदर भी घोल दी है और वह विभिन्न स्तर पर दिखाई भी देती है। लगातार वो कड़वाहट लोगों की जैसे उनकी जो भाषा है, बोली है, उसके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती है। तो ऐसे में जो राजनीतिक कड़वाहट है, जो समाज के अंदर पोषित कर दी गई है अच्छी तरह से, सिंचित कर दी गई है अच्छी तरह से, उसके जो दुर्गाने परिणाम है, वह भारत के युवाओं के तो मन मस्तिष्क पे दिखाई देने लगा है कि किस तरह से वह अपने जो करियर की जगह इस तरह की हुड़दंग सड़कों पर वह दिखाई देता करता हुआ, विभिन्न तरह के मोर्चे या विभिन्न तरह के जो हंगामे आजकल हम समाज के अंदर सड़कों पर देखते हैं, उसने एक नई तरह की परिपाटी को जन्म दे दिया है। ऐसे में जो राजनीति के जो नेतृत्व है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सभी पार्टियों के नेता शामिल है उनके अंदर, कि हम देखते हैं जातियों को लेकर तमाम तरह के विवादित बयान दिए जाते हैं। जैसे अनुराग कश्यप का भी हाल ही में एक बयान सामने आया है। धर्म को लेकर विभिन्न तरह के विवादित बयान दिए जाते हैं। तो ये क्या ट्रेंड बन गया है? लोगों की मानसिकता में हावी हो गई चीज़ें कि चर्चा में रहने के लिए हल्के स्तर की बातें लगातार कही जाएँ और समाज को कहीं न कहीं भ्रमित किया जाए? क्या लगता है आपको? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए राजनीतिज्ञों के द्वारा इस तरह के बयान दे दिए जा रहे हैं और ये चिंताजनक है। यह एक परिपक्व समाज का लक्षण नहीं है। परिपक्व समाज ये होता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें, आपको ये पता हो कि आप जो बयान दे रहे हैं उन बयानों से उन बयानों का समाज पर क्या असर पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है कि सत्तारूढ़ दल वो लोगों के बीच में उसके ऊपर एक आरोप लगते रहे हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती रही है, दो समुदायों के बीच में एक तरह का बिखराव पैदा करने की कोशिश करती है और ये दिखाई पड़ता है। उसको अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इसका प्रयोग करती है। आप अगर सत्तारूढ़ दल के 4 बार के सांसद ऋषिकांत दुबे एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मुसलमान निर्वाचन आयुक्त में कहें तो क्या है ये? आप उन निर्वाचन आयुक्त के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की गुण दोष के आधार पर आलोचना कर सकते हैं। आलोचना करने की मनाही किसी को नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस देश में आलोचना से परे नहीं है, लेकिन
आलोचना का जो आधार होगा वह तो तर्कसंगत होना चाहिए। आप उस व्यक्ति के काम-काज की आलोचना कीजिए, निर्णयों की आलोचना कीजिए। उन्होंने जो अपने जिस समय में जो उनकी गतिविधियाँ रही हैं, उसकी आप आलोचना कर सकते हैं, तथ्यों के आधार पर। कुछ भी बयान देने का अधिकार आपको नहीं है। और अगर आप बयान दे रहे हैं, तो उसके पीछे कोई न कोई आपका राजनीतिक एजेंडा है। और इस तरह के बयान निश्चित रूप से जिस ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है, उसका परिचायक है। ये और ये एक तरह का राजनीतिक हथियार बनता चला जा रहा है, जो दुखद है। हमारा संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक को भारतीय नागरिक मानता है। हमको देश के नागरिकों को एक देश के नागरिक के रूप में देखना चाहिए, न कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन के हिसाब से देखना चाहिए। संप्रदाय के आधार पर क्यों, किस बात का बंटवारा? और अगर आप इस आधार पर अपने नागरिकों का वर्गीकरण करेंगे, तो आप बेहतर समाज तो नहीं बना रहे हैं, बेहतर समाज तो नहीं, देश तो नहीं बना रहे। एक एकता का भाव होना चाहिए ना, समदर्शी भाव होना चाहिए। लेकिन क्या बहुसंख्यक समाज के लिए कोई दृष्टिकोण, अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई दृष्टिकोण, किसी के लिए कोई बात, किसी के लिए कोई बात, ये कैसे चलेगा? तो यह जो समाज के भीतर बिखराव की बातें हैं, वो समाज के हित में नहीं है, कहीं से भी नहीं हित में नहीं हो सकती। इससे बचने की आवश्यकता है, बल्कि इनको दूर करने की आवश्यकता है। जो लोग इन गतिविधियों में शामिल हैं, उनकी आलोचना होनी चाहिए, उनका विरोध होना चाहिए। लेकिन ये जिनको यह रोकने की जिम्मेदारी है, वही लोग इन ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं। सांप्रदायिक तनाव पैदा करके, सांप्रदायिक बिखराव पैदा करके, सांप्रदायिक आधार पर नागरिकों में भेदभाव करके आप अच्छा समाज थोड़ी बना सकते हैं। आप आम नागरिकों में एक बेहतर संदेश थोड़ी दे सकते हैं। और बिखराव हुआ समाज, टूटा हुआ समाज, एक दूसरे के प्रति अविश्वास से भरा हुआ समाज एक अच्छा समाज थोड़े होता है। वह अपने नागरिकों में, अपने सदस्यों में सुरक्षा का भाव थोड़ा पैदा कर सकता है। उनमें एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के प्रेरित करने के तत्व थोड़े रह सकते हैं। घृणा से भरा हुआ समाज कैसे एक गुणवत्तापूर्ण समाज बना सकता है? तो ये एक प्रवृत्ति बनती जा रही है। और खास तौर से जो आज का सत्तारूढ़ दल है, उसकी यह प्रवृत्ति, उसकी कार्यशैली का अंग हो गया है। ये उचित नहीं है। आप किसी की भी और किसी की भी आलोचना करें, आप विपक्ष के नेता को आप देशद्रोही कहने लगेंगे। अरे क्यों कहेंगे भाई? अगर विपक्ष के नेता ने कोई बात कही है, तो उस बात के आधार पे तो उनकी आलोचना होनी चाहिए। किस बात पे होगी, उन्होंने कहाँ कही है? अरे दुनिया के किसी कोने में कही हो, संसद के भीतर कही हो, संसद के बाहर कही हो, दिल्ली में कही हो, वाशिंगटन में कही हो, कोचीन में कही हो, कोलंबो में कही हो, कहीं कही हो। आप इस बात के लिए उनकी आलोचना होनी चाहिए या उनकी तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने बात कही क्या, वो तथ्यपरक है या नहीं है। इस बिना पर कि उन्होंने कहा विदेश में बात कह दी, सरकार की आलोचना कर दी और तो देश की आलोचना हो जाएगी। यह भी एक नई तरह की परिभाषा है सत्तारूढ़ दल के द्वारा। अरे सरकार की आलोचना नहीं होगी। और अगर जो लोग सरकार की आलोचना करेंगे, उनको देशद्रोही कह दिया जाएगा। असहमति के लिए कोई स्थान नहीं होगा, असहमति का स्वागत नहीं किया जाएगा, असहमति के अनुसार संशोधित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। तो आप फिर क्या आप लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं? ये एक जो सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर नागरिकों में जो भेदभाव करने की ये प्रवृत्ति है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और ये मेरा अपना मानना है कि क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि ये इस तरह की प्रवृत्तियों को गंभीरता के साथ रोका जाना चाहिए। हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी गतिविधियों को रोके। लेकिन अब ये तात्कालिक और अल्पकालिक राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ राजनीतिक दल लगे हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बड़ी महत्वपूर्ण आपने पूरा विश्लेषण किया। अच्छा, कार्यक्रम के अंत में आते हैं, और जैसे शुरू में मैंने कहा था कि रोटी, कपड़ा और मकान जो आम आदमी के मुद्दे हैं, क्या वह जिस तरह की राजनीति को परोसा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार
युवाओं के सामने नौकरी का संकट बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में उन मुद्दों से बचने की तमाम कोशिशें सत्तापक्ष करता है और ये नई कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से वर्तमान जो चुनौतियां देश के अंदर हैं, आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है, महंगाई का दौर लगातार कायम है और युवा पीढ़ी जो तैयार हो रही है नौकरी के लिए, रोजगार की, तो उसके सामने नौकरी का बड़ा संकट है, तो देखा जा रहा है इस समय देश के अंदर। ऐसे में रोटी, कपड़ा और मकान के जो मूलभूत मुद्दे हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, क्या उनसे जो सारा बहस है, चर्चा का विषय हटाने के लिए तमाम कवायद की जा रही है, इस तरह की जो पूरी राजनीति देश में परोसी जा रही है इस समय? क्या लगता है आपको? यही है, जो बातें आप कर रहे हैं, कारण वही है कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति आप में नहीं है। और दो चीजें हैं, आप या तो आम आदमी का भला कर सकते हैं या पूंजीपतियों का भला कर सकते हैं, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। या कोई देश देखा है आपने क्या कि कोई देश अपने आम नागरिकों से ज्यादा कर वसूल करे और उद्योगपतियों से कम कर वसूल करे? यह इस देश में हो रहा है। और इस सोच के साथ आप आम आदमी का भला कैसे कर देंगे? कारपोरेट टैक्स के का कर दर कम है और जो आम नागरिकों पर लगने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हैं उनका दर बहुत ज्यादा है। जो पूरा कर संग्रह है उसमें आम नागरिकों का योगदान कारपोरेट की तुलना में कई गुना ज्यादा है। इस दृष्टिकोण के साथ, इस कार्यशैली के साथ जो आम आदमी के जीवन की समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे कर सकते हैं? तो आप आम आदमी आपकी प्राथमिकताओं में रह ही नहीं गया। आपकी प्राथमिकताओं में, सरकार की प्राथमिकताओं में तो कारपोरेट आ गया है। तो जब कारपोरेट उनकी प्राथमिकताओं में होगा, स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी के जो विषय है वो विषय पीछे छूट जाएंगे। जो आम आदमी के सरोकार है वो उपेक्षित होते चले जाएंगे। वो ही हो रहा है। अगर आप बेहतर शिक्षा की बात करेंगे तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो व्यय होगा वो शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा होगा। और कर क्या रहे हैं? एक जीडीपी का 1% भी शिक्षा में व्यय नहीं हो रहा है। क्या इस कार्यशैली के साथ आप बेहतर शिक्षा दे सकते हैं क्या? दिन प्रतिदिन जो स्वास्थ्य की कीमत है, स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें हैं, वो बढ़ती चली जा रही हैं। कितना रुपया आप जीडीपी का कितना रुपया खर्च कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में? किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बदहाल होती चली जा रही है। किसान लगातार आंदोलन कर रहा है कि उसके कृषि की जो उपज है उसकी बेहतर कीमत मिले, और आप कारपोरेट के लोगों के जो उनकी देनदारियां हैं उनको माफ करते चले जा रहे हैं। किसान तो उपेक्षित होगा ही होगा। अगर आप उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ावा नहीं देंगे तो आप बेरोजगारी की समस्या को दूर कैसे कर सकते हैं? और अगर आप उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको अपनी आर्थिक नीतियां बेहतर करनी पड़ेंगी। आपकी आर्थिक नीतियों में अगर आम आदमी महत्वपूर्ण नहीं होगा तो फिर तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते। या एक काल्पनिक ढांचा खड़ा करके कि हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता चला जा रहा है। अरे आकार बढ़ता जा रहा है तो उससे आम आदमी को तो फायदा मिले। आकार अगर बढ़ रहा है और वो बढ़ता हुआ आकार जो उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोग हैं उसका लाभ सभी को मिल रहा है, तभी तो आप कहेंगे कि बेहतर अर्थव्यवस्था है वो। कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में अगर पूंजी नियंत्रित है, पूंजी एकत्रित है, पूंजी का लाभ कुछ मुट्ठी भर लोगों को मिल रहा है तो उसका अच्छी अर्थव्यवस्था कैसे कर सकते हैं? वो तो कुछ लोगों के हित में काम कर रही है। और अगर आप जनहित को ध्यान में नहीं रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो लोगों के जो सवाल है वो उपेक्षित होते चले जाएंगे। और उनकी उपेक्षा करके ही आप अपने जो कारपोरेट के साथी हैं, जो जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं आप, जो आपके संरक्षण में आगे बढ़ते हैं, उनको बढ़ावा देंगे आप। लोगों के हित उपेक्षित होते चले जाएंगे। वही हो रहा है। लोगों के हित उपेक्षित न हो, लोगों के सरोकारों का समाधान होता चला जाए, इस एजेंडे के साथ चलने वाली सरकारें क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा नहीं देती हैं। आप जब मुट्ठी भर लोगों को
गिने चुने लोगों के हितों के लिए काम करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी का हित उपेक्षित हो जाएगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। और आम आदमी के हित उपेक्षित आपके सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उस पर विमर्श न हो तो आप इस तरह के तरह के राजनीतिक बयानबाजियां करते हैं, कुछ विमर्श होता रहे, इस पर चर्चा ही ना हो। लेकिन ये चीजें छुपती नहीं है, या आपको लगता है, लोगों को लगता है कि इस तरह के बयान देकर के आप जो मुख्य विषय है उससे लोगों का ध्यान हटा लें। जो लोगों के जीवन में घटित हो रहा होता है उसका असर उनके ऊपर पड़ता है, उसका मूल्यांकन, उसके आधार पर वो लोग सरकारों का कामकाज का मूल्यांकन करते हैं, उससे सरकारें बच नहीं सकती। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो जन सामान्य है उसको सोचना चाहिए कि वैसे कि नफरत की राजनीति का शिकार ना बने, उनका खिलौना ना बने, उनके टूल्स ना बने। क्योंकि आखिरकार अगर उनकी जो आवश्यकता है, उनके रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, उनके बच्चों को नौकरी की आवश्यकता है, महंगाई से राहत पाने की आवश्यकता है, तो ऐसे मुद्दे उनको प्राथमिकता में रखें। और जो भी नेता या इस तरह की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनसे सवाल पूछें कि आखिरकार इस राजनीति से क्या भला होगा, किसका भला होगा। तो जब तक हम अपने जो ऐसे भाषा बोलने वाले, नफरत की भाषा बोलने वालों से सवाल नहीं पूछेंगे, उन्हें जनता के मुद्दों पर नहीं घेरेंगे, तब तक उनकी भाषा ऐसी बनी रहेगी और लोगों को गुमराह करते हुए रहेंगे अपनी राजनीति के द्वारा। इन्हीं बातों से आज चर्चा को विराम भी देते हैं। और आपने जिस तरह पूरे विषय को परिभाषित किया, पूरा उसका सार्थक विश्लेषण किया, मुझे विश्वास है हमारी चर्चा जरूर पसंद आएगी। विवाद बिल्कुल मूलभूत मुद्दों पर हमने चर्चा की है, और जनता से जुड़े जो प्राथमिकता के वाले मुद्दे होने चाहिए, हमने चर्चा की है। और मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समाज इंटरनेट चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज इंटरनेट आपको समय से मिलते रहे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।